तो यार एक दिन मैं सोफे पे लेटा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था, लेकिन हर ओवर के बीच में एक ही ऐड आ रहा था, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो मैंने टीवी से पूछा कि भाई सही तो है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड है क्या? कोई जवाब नहीं आया ऑफकोर्स। तब मैंने अमेज़ॉन के तहखाने से निकाली हमारे यंग फाइनेंस गुरु प्रांजल कामरा की बुक मिंट योर मनी, और उसमें से बातें सीखकर मैं अब खुद बिना किसी की हेल्प के म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे डिसीजंस ले लेता हूँ। चलिए फिर देखते हैं कि आप भी कैसे म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स यानी बहुत सारे लोग द्वारा म्यूचुअली एक साथ एक मोटिव के लिए पैसे यानी कि फ़ंड जमा करना। इस फंड को एक्सपर्ट्स की टीम मैनेज करती है, यानी कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस फंड के पैसों को कैसे यूज़ करना है ये डिसाइड करते हैं, इस मोटिव के साथ कि वो अपने फ़ंड के इन्वेस्टर्स यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दें। ज़्यादातर फंड्स में कलेक्ट हुआ पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्कैम 1992 देखने का असर तो मुझ पर भी था, तो मेरे भी दिमाग में सवाल आया कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है आपस में, जिस पर ऑथर बताते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे कम रिस्क वाला तरीका ही म्यूचुअल फंड है, क्योंकि भाई शेयर मार्केट में आपको सोच समझकर और रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन असाइनमेंट्स और डेडलाइंस के चलते इतना टाइम है किसके पास? यहाँ काम आता है म्यूचुअल फंड। यहाँ आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट कर लेना है। अब बाकी काम करेंगे आपके फाइनेंशियल गाड़ी के एक्सपर्ट ड्राइवर यानी कि फ़ंड मैनेजर्स, कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, कितने शेयर्स खरीदने हैं, कब बेचना है, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी। अब लेकिन मेरे दिमाग में आया कि हम म्यूचुअल फंड ही क्यों चूज़ करें भैया, और कुछ दिखाइए ना। जिस पर ऑथर ने म्यूचुअल फंड के 6 दमदार फ़ायदे बताए, जिससे मुझे भी लगा कि भाई ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट टीम का कोहली है। तो वो 6 रीजंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि बहुत म्यूचुअल फंड्स अलग अलग शेयर्स और इवन अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है। दूसरा है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो 1 से 3 दिन के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जिससे आपको ज़रूरत के वक्त पैसे काम आ सकते हैं। तीसरा है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब ये वाला थोड़ा टेक्निकल है तो ध्यान से सुनना। अब क्योंकि हर कोई आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए सलाह देता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग शेयर्स खरीदने होते हैं, जिससे आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ ही खरीदते और बेचते हैं, तो ज़्यादातर फ़ीस बढ़ जाती है, जिससे आपको फ़ीस में भी काफ़ी पैसे बचते हैं। चौथा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इस पर हमने शुरू में ही बात की है कि कैसे जब हमारे पास टाइम और एक्सपर्टीज़ नहीं है, तब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक्चुअल फाइनेंस एक्सपर्ट्स हमारे लिए सारी रिसर्च करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट भी वही करते हैं, एक बहुत ही छोटी सी फीस लेके, जो कि म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है। पाँचवा ट्रांसपेरेंसी। अब भाई इन्वेस्टिंग के मामले में सबसे ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। यहाँ हम म्यूचुअल फंड्स इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी डायरेक्टली रेगुलेट करती है, और सारे म्यूचुअल फंड्स की अकाउंटिंग और जांच पड़ताल टाइम टू टाइम होती रहती है। छठवां है वैरायटी ऑफ चॉइसेस। अलग अलग फंड मैनेजर्स अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ अपना फंड डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, लो रिस्क इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह। तो थोड़ी सी रिसर्च और एवेल्यूएशन के बाद आप इतने सारे चॉइसेस में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, तो उन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स में मैंने देखा कि कैसे हर कोई डायरेक्ट फंड्स लेने की सलाह दे रहा है। तो भाई डायरेक्ट फंड में ऐसी क्या खास बात है जो रेगुलर में नहीं है? तो यार बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि रेगुलर फंड्स आप ब्रोकर्स के थ्रू लेते हो, जो ऑब्वियसली उसमें अपना ब्रोकरेज लेते हैं, जिसकी वजह से आपका रिटर्न कम हो जाता है। डायरेक्ट फंड में आप म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से ही लेते हो, जिससे आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता और पैसे बचा लेते हो, जिससे आप महंगे जूते ले सकते हो, मगर लेना मत, इन्वेस्टमेंट करते रहना। #नो शो ऑफ। तो अब इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें आप लोगों की ज़्यादा तो नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स 2 बेसिस पर डिवाइड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और एसेट क्लास। तो फ्लेक्सिबिलिटी में 3 टाइप के फंड्स आते हैं। पहला ओपन एंडेड फंड। इस टाइप के फंड में आप जब चाहे तब शामिल हो सकते हो पैसे देकर, और जब आपकी मर्जी हो बाहर भी निकल सकते हो अपने पैसे लेकर। कोई बाबूजी नहीं आएंगे आपको रोकने, यानी कि ये टैक्सी की तरह है, हाथ दो चढ़ जाओ। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड्स। इस टाइप के फंड में आप सिर्फ उसकी शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर एक फ़िक्स टाइम के लिए लॉक इन हो जाते हैं, यानी कि आप बीच में बाहर नहीं निकल सकते। ये एक फ़्लाइट की तरह है जो दिल्ली से उड़ के लंदन ही रुकेगी, उसके बीच में नहीं कूद सकते। आपके पास गन हो तो फिर अलग केस हो जाता है। तीसरा है इंटरवल फंड्स। इस टाइप के फंड में फंड हाउसेस डिसाइड करके आपको पहले से ही फिक्स्ड इंटरवल्स बता देते हैं जब आप इन्वेस्ट या विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आप बीच में ही चढ़ या उतर सकते हो, लेकिन एक पहले से डिसाइडेड टाइम्स पर। हाँ बिल्कुल सही गेस किया, ट्रेन की तरह ही है ये, लेकिन इसमें मीना अम्मा के अप्पा की गुंडागरी नहीं चलती।
तो ऑब्वियसली आपको भी समझ आ ही गया होगा कि ओपन एंडेड ही बेस्ट है, जो कि ऑथर का भी सजेशन है, क्योंकि हम सब ही स्मार्ट है यार, है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताना। अब आते हैं एसेट्स के बेस पर डिवाइड फंड्स। सबसे पहले इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अब इसको समझने के लिए स्टॉक मार्केट की एक बेसिक चीज़ याद रखना। स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटलाइजेशन यानी कि पैसों के भंडार के हिसाब से 3 लेवल की कंपनीज होती हैं। टॉप 100 कंपनीज को बोलते हैं लार्ज कैप, 101 से लेके 250 को बोलते हैं मिड कैप, और 250 से लेकर नीचे सारी कंपनीज को बोलते हैं स्मॉल कैप। तो जो फंड्स इन कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अब सेबी ने 11 कैटेगरीज फिक्स की हुई हैं जिसके तहत फंड हाउसेस अपना म्यूचुअल फंड बना सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स, ये लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि टॉप 100 में। मिड कैप फंड्स, ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 101 से लेकर 250 तक। स्मॉल कैप फंड्स, ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 250 से लेकर सारी। मल्टी कैप फंड्स, ये अलग अलग साइजेस की कंपनी में मिक्स करके इन्वेस्ट करते हैं यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में सब में थोड़ा थोड़ा। फिर आते हैं सेक्टर फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ETF एंड ELSS। ELSS में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से हट जाता है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख तक ही, ठीक है? ज़्यादा होशियारी नहीं कि बिल्कुल टैक्स ही नहीं देना है। दूसरा टाइप है डेब्ट फंड्स। ये फंड्स बेसिकली उन सारे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां आप उधार देते हो पैसा और उस पर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स। ये उधार गवर्नमेंट या कॉरपोरेट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ़ंड कंपनीज एक्स्ट्रा फीस लेती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से सिक्योर हैं, क्योंकि अब उधार जिसने लिया है वो दिवालिया घोषित हो गया तो आपकी तो दिवाली ख़राब हो जाएगी। तीसरा टाइप आता है बैलेंस या हाइब्रिड फंड। इसमें बेसिकली म्यूचुअल फंड्स डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं मिक्स करके, ताकि आपको डेब्ट की सिक्योरिटी और इक्विटी के रिटर्न्स का थोड़ा थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। ये थोड़े मीडियम टाइप रिस्क लेने वाले के लिए अच्छा होता है। फिर चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। ये बिल्कुल आपके घर संसार को मेंटेन करने के लिए होता है। इसमें आप अपने एक फ़िक्स गोल को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान्स, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी या अपनी खुद की ही शादी। ऑफ कोर्स हर कोई पोपटलाल थोड़ी ना होता है। तो इसमें आपके गोल, ज़रूरत और रिस्क के हिसाब से फ़ंड मैनेजर फ़ंड को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर आपका 60 से पहले ही रिटायर होने का प्लान है तो इसमें आप अपना रिटायरमेंट प्लान उस एज के बाद के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको बंध के ना रहना पड़े किसी भी चीज़ से। कुछ और भी फंड्स होते हैं जो कि बस अलग अलग कैटेगरीज का मिक्सचर ही होते हैं, जिसमें अलग अलग एसेट्स को मिक्स करके इन्वेस्ट किया जाता है। अब यार मैं तो हो गया कंफ्यूज कि इतने सारे टाइप्स हैं तो हम कहाँ जाएं? तो ऑथर बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के बेस में तो नो डाउट आपको ओपन एंडेड फंड ही चूज़ करना चाहिए, जिसमें आप जब चाहे चढ़ सको और उतर सको। एसेट क्लास में देखा जाए तो हमने बात की ही है कि डेब्ट में भी पूरी तरह सिक्योर नहीं होते, तो फिर हम फिक्स रेट पर क्यों रुकें? इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके हम सीधा 12 से 18% के रिटर्न्स को ही क्यों ना टारगेट करें, क्योंकि पास्ट में तो इतना एवरेज चलता ही आ रहा है। तो अब ये तो सजेशन मिल गया कि कौन से टाइप के फ़ंड लेने हैं, मगर उस टाइप में भी तो अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग कंपनीज या फंड हाउसेस के। तो अगर आपको भी सीखना है कि कौन सा फ़ंड चुने तो देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। बाकी तब तक पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप ग्रोइंग।